अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की लास्ट क्लास है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आप इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ। सेक्शन बी, सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, वो सब कैचअप कीजिएगा। आज का लेक्चर डुअल पर्पस मल्टीपर्पज़ है। किस सेंस में? इस सेंस में कि इसके अंदर थ्योरी क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और कुछ ऐसे टॉपिक हैं थ्योरी के जिसके अंदर आपको MCQs और न्यूमेरिकल का भी टच आएगा। तो अपने साथ रजिस्टर और बुक भी रखना चाहें तो रख सकते हैं केमिस्ट्री की, ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल और अंडरस्टैंडिंग के साथ ये लेक्चर पहुँचे। क्वांटम नंबर्स, काफ़ी सारी टर्म्स आएंगी आज के लेक्चर में, वो ज़रा सही से नोट कीजिएगा। क्वांटम नंबर्स, चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उसमें सबसे जो क्रूशियल कह लें या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो है इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सही है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं, इसमें हेडिंग पे गौर करें। नंबर्स यानी कोई गिनतियाँ होंगी, डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे। आगे लिखा हुआ है क्वांटम, यानी अब ये किसी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। जैसे किसी शख्स का CNIC कार्ड होता है तो उसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है उसकी, कि परमानेंट एड्रेस क्या है, नेम क्या है, डेजिग्नेशन कहाँ है, बर्थ डेट क्या है, इसी तरह कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, साइन है, ये सब होता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर हम कंप्लीटली डिस्क्राइब या डिफ़ाइन करना चाहें किसी एटम में, कि वो इस वक्त किस ऑर्बिट यानी किस मंजिल में है, उस ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल यानी सब शेल यानी कमरे में है, फिर उस कमरे में यानी सब शेल या ऑर्बिटल में वो कितनी ओरिएंटेशंस के साथ है यानी डायरेक्शन, और फिर आखिर में ये कि किस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, यानी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मैंने आपको टुकड़ों में किसी इलेक्ट्रॉन के फीचर्स बयान किए, इसको कंप्लीट अगर आप एक जगह करेंगे तो दीज आर क्वांटम नंबर्स। मुख्तसर ये है, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। सही। अब ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस सेंस में कि इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं, तवज्जो रखिएगा। अब ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये 4 तरह के 4 काइंड्स या टाइप्स हैं इनकी, और तरतीब में है ये। इसको आप शफल नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी से कोई सा एक क्वांटम नंबर को पहले समझें। तरतीब में हम ये समझेंगे। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PAL वाला प्रिंसिपल, जिसको रहनुमा या फर्स्ट कहते हैं। PLE वाला नहीं, PAL प्रिंसिपल यानी रहनुमा या लीडिंग। फिर होगा एजीम्यूथल या सब्सिडरी, फिर होगा मैग्नेटिक, फिर होगा स्पिन। तरतीब में है ये। अब चूंकि ये नंबर्स हैं तो इनको डेजिग्नेट किया जाएगा सिंबल से, जिससे पहचान हो कि ये लिखा हुआ हो तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होगा स्मॉल n। उसके बाद एजीम्यूथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर जो है उसका सिंबल होगा स्मॉल l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका स्मॉल m, और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर उसका स्मॉल s। ये तो हो गई तरतीब। अब इन तमाम क्वांटम नंबर्स की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, तभी ये चारों एक साथ हमें पढ़ने हैं। यानी किसी एक को कम कर देंगे तो यूँ समझे इंफॉर्मेशन या नॉलेज इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी, अधूरी मालूमात, और अधूरी मालूमात सस्पिशियस हो जाती है।
तो अब यहाँ पे तमाम क्वांटम नंबर्स को 1 बाई 1 हमें समझना है, तरतीब ध्यान में रखिएगा। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कि लीडिंग है, अब इसी चैप्टर का जाके लेक्चर 1-2 मेरा कैचअप कीजिएगा JJC भाई सरजवाद का, उसमें मैंने आपको बोहर्स थ्योरी और उसके डेरिवेशंस करवाई थी, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की और एनर्जी की, उसमें ये n आया था। अब लिंक कीजिएगा इस टॉपिक को उस टॉपिक के साथ। जो ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, उनको 1 2 3 करके या KLMN करके बयान किया जाता है। ये जो है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि अगर n 1 है तो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे करीब है, यानी K शेल है। यानी अगर मैं इस तरह आपको समझा दूं कि अब ये अगर न्यूक्लियस है तो ये जो पहला शेल K है, फिर L है, फिर M है, फिर N है, तो ये n = 1, n = 2, n = 3 और फिर n = 4 अप टू इन्फिनिटी। बोहर के मुताबिक किसी एटम में इनफाइनाइट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पे हम KLMNOP तक यानी 1 2 3 4 5 6 तक देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आसान सा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी इट डिस्क्राइब्स द एनर्जी एंड द नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि जितना न्यूक्लियस से करीब होगा उसकी एनर्जी कम होगी। यानी कि अगर K शेल है तो K शेल की लोएस्ट एनर्जी है क्योंकि वो न्यूक्लियस के करीब है, और जितना उससे फार्दर आप जाते जाएंगे यानी हायर एनर्जी लेवल होगा, उतनी हायर, देखो नाम में हायर एनर्जी लेवल यानी हैविंग हायर एनर्जी, सिंपल एज दैट। तो जितना क्वांटम नंबर प्रिंसिपल कम यानी n1 तो K शेल लोएस्ट एनर्जी, n = 2 L शेल हायर एनर्जी एंड सो ऑन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी MNOP शेल हायर एनर्जी फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी इसका न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी ये तय करवाएगा। यानी दो हो गई इसकी सिग्निफिकेंस, एक तो एनर्जी बयान कर दी है साइज के साथ और डिस्टेंस बता दें ऑर्बिट, ऑर्बिट समझे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑर्बिट में कौन होता है भाई, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, जितना दूर होगा न्यूक्लियस से, ये मैं ब्लू जो सर्किल कर रहा हूँ समझे, ये न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ। अब ये न्यूक्लियस से जितने दूर वाला इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से उसकी एनर्जी कम होगी, वीकर होगा। समझ में आ गया। अब इसमें ज़रा कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, उसको संभालिएगा, ये MCQs में भी काम आएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट में भी, और पढ़ तो रहे हैं हम टॉपिक। n² जो है किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है। अब जैसे n को आप 1 रखें, पहला कम से कम लोएस्ट एनर्जी लेवल 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा, 1, ठीक है। लेकिन अब ये लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, तो ये 2, इसमें करेक्शन कीजिए, 2 आएगा एक, 2n²। अब 1 का स्क्वायर इंटू 2 करा, क्या हुआ, अगर n1 है तो 2n² हो गया, 2 × 1 2। अब देखिए K शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, क्या हो गया। अब खुद ही खेलें, n को रखें 2 तो 2n² यानी 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 8, यानी L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह n को 3 रखें तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितना हुआ, 2 × 9 18, यानी M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो अब आसान सा एक तरीका बता दूं, 2 8 18 32 50 ये इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ शेल में रिस्पेक्टिवली अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल नोट मोटी मोटी बात में लिखिएगा साइड में कि वैलेंस शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसको ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि वैलेंस शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टा मतलब 8 वाला, ऑक्ट 8, सही है। वैलेंस शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक डुप्लेट रूल भी होता है, वो सिर्फ हाइड्रोजन पे लगता है, वो अपने पास साइड में लिखे डुप्लेट रूल, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन का जो पहला शेल होगा उसमें 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और वही उसका आखिरी शेल भी है।
वरना उस हाइड्रोजन के अलावा जितने भी हैं सब में आपको आगे के ऑक्टेट मिलेंगे, यानी सेकंड शेल, थर्ड शेल। हीलियम एक है, लेकिन नोबेल गैस की हम स्टडी नहीं करते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में भी। तो ये ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करना है, यानी कि अब आखिरी शेल अगर किसी एटम का चौथा होगा तो उसमें 32 नहीं आ सकते, 8 के बाद ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 से ज़्यादा ना आए आखिरी शेल में। दूसरा है भाई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल को सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। जैसे अगर आप में से कोई कराची यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी में बीएससी, ग्रेजुएशन या बीए वगैरह करे तो मेन सब्जेक्ट एक होता है और उसके बाद एक सब्सिडरी होता है, यानी उसको डिग्री तो मिलती है मेन, जैसे केमिस्ट्री में मिल जाए, अप्लाइड फिजिक्स में मिल जाए, लेकिन उसकी सब्सिडरी का अंदर उसके बाद उसको एक कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट लेना पड़ता है कि वो फिजिक्स के साथ मैथ्स लेगा या केमिस्ट्री के साथ बायो लेगा, इस तरह। तो इसीलिए अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो मेन हो गया, एजीम्यूथल उसका सब्सिडरी इसलिए हुआ सेकंड नाम कि ये और वो साथ साथ चलते हैं। सब्सिडरी यानी एजीम्यूथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ स्टडी में आता है, तो इसके दो नाम इसलिए हो गए। आगे बढ़े आप। ये करता क्या है, ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। ज़रा ख्याल रखिएगा मिक्स ना हो ये टॉपिक। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क क्या है बेटा? क्योंकि देखिए कहीं कहीं ऑर्बिट का लफ्ज़ आएगा, कहीं कहीं ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट बताता है, ऑर्बिटल का कुछ नहीं बताता। लेकिन अब जो एजीम्यूथल है वो ऑर्बिटल बताता है। ऑर्बिट्स जो होते हैं ना, ये मंजिलें होती हैं, लेवल्स, जिसको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट्स। डिफरेंस भी है, लिख लें साइड पर, इसका डिफरेंस भी आ सकता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क क्या है। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिट्स जो है ना, ये सर्कुलर पाथ हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये बोहर ने बताया था। ऑर्बिटल्स जो हैं ये मुख्तलिफ लोगों ने, श्रोडिंगर ने बताया, पॉली ने बताया कि ऑर्बिटल्स आर 3 डायमेंशनल स्पेसेस अराउंड द न्यूक्लियस। यानी ऑर्बिटल्स जो हैं वो मज़ीद ऑर्बिट के टुकड़े हैं। यानी इस तरह समझ लें कि ये कमरा अगर है तो ये ऑर्बिट है या ऑर्बिटल। मंजिल जो है ना वो ऑर्बिट है, जो पूरा फ्लोर होता है उसके अंदर जो सब डिवीज़न होंगे रूम्स के या पार्टीशन के, वो हो जाएंगे ऑर्बिटल्स, यानी एनर्जी सब लेवल्स या सब शेल्स। ठीक है। ऑर्बिट्स जो होते हैं वो 1 2 3 करके KLMN करके इंडिकेट होते हैं। ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो SPDF करके इंडिकेट होते हैं। सही। ऑर्बिट्स जो होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आप 2n² फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जबकि ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स, इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 × 2l + 1 से निकाल सकते हो। अभी l बताऊंगा तो आपको ये निकालना आ जाएगा, क्योंकि n तो बता दिया, तो n 1 का स्क्वायर × 2 2 का स्क्वायर × 2 3 का स्क्वायर × 2 l का बता दूंगा तो आप ऑर्बिटल्स के भी इलेक्ट्रॉन्स की अकोमोडेशन मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो ये 3 डिफरेंस बता दिए, वरना 2 डिफरेंस लिखने होते हैं, ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स, या कोई भी केमिस्ट्री में डिफरेंस का सवाल आ जाए। देखें आपको मैं देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव, बिल्कुल मल्टीपर्पज़ ऑल इन वन लेक्चर बेहतरीन मिल रहा है। अगर आप इसका फ़ायदा उठाएं तो काइंडली सिर्फ तस्वीर ना खींचें, मुझे सुन भी लें, आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, यानी ऑर्बिटल SPDF हो गए। सही है। ये जो लिखा हुआ है SPDF, ये ऑर्बिटल्स हैं, SPDF। ये एब्रीविएशन है, लेकिन वो आमतौर पर नहीं बच्चों को पता होती है कि SPD जैसे डिफ्यूज्ड, फंडामेंटल, लेकिन ये पूछी नहीं जाती है फर्स्ट सेकेंड ईयर में। आपको बस SPDF याद हो। अगर अब यहाँ तक याद हो गया तो अब मज़ीद शेप्स क्या चीज़ है। ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं तो इनके अलग अलग शेप होंगे। ऑर्बिट को तो सर्कुलर बोल दिया बोहर ने, लेकिन ऑर्बिटल्स जो उनकी अपनी अपनी शेप है, यानी कमरे जो होते हैं उसके अंदर जो पार्टीशन हो उसकी अपनी अपनी शक्ल आप निकाल सकते हो। तो अब जो S ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है,
यानी ऐसा, जिसको सर्कुलर बोल सकते हो लेकिन स्फीयर बोला जाएगा उसको सही लफ्ज़ में। पी जो होता है वो डम्बेल होता है, डम्बेल। कभी अगर आपने मॉन्की मैन को देखा हो तो उसके पास एक डुगडुगी होती है, डम्बेल, ये ऐसी होती है शक्ल इसकी। डम्बेल यानी कि लोब्स होंगी उसकी 2, इसको पी ऑर्बिटल कहेंगे। डी जो है वो डबल डम्बेल है, और एफ जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इस पे रिसर्च जारी है। इसकी अभी शेप दुनिया वालों को तय नहीं हुई है और किताबों में नहीं आई कि इसकी शेप कैसी बोली जाए नाम में। तो देखिए ये शेप आ गई है, यानी कि अब अगर एल की वैल्यू पता होगी तो ये पता चल जाएगा स्टूडेंट को या टीचर को या पढ़ने पढ़ाने वालों को कि किस ऑर्बिटल में, और अगर ऑर्बिटल पता चल गया तो ये पता चल जाएगा कि किस शक्ल के कमरे में, यानी ऑर्बिटल की शेप क्या है। नहीं समझे? समझते हैं कैसे? अब इसका पहले ये फॉर्मूला याद करें कि ये 0 से शुरू हो सकता है और n-1 तक इसकी कीमत होती है। यानी अब n ऊपर है, n को रखें 1 तो 1 - 1 कितना हुआ बेटा? 0। तो पहली वैल्यू आ गई, देखें 0। दूसरा रखें n को 2 तो 2 - 1 से क्या आ गया? 1, ये रहा। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 3 तक हो सकती है क्योंकि ऑर्बिटल 4 ही हो सकते हैं, S P D F, तो 0 1 2 3। ऑर्बिटल 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए L की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। नहीं समझे? यानी ऑर्बिटल 4 हैं तो L की पहली वैल्यू 0 हो गई, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो अब ये रिस्पेक्टिव हो गई S के लिए, P के लिए, D के लिए और F के लिए। अब अगर कभी L की वैल्यू 0 तो हर कोई लाजिम है उस पे, स्टूडेंट पे, टीचर पे, कि वो बोले कि S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, यानी स्फेरिकल शेप के ऑर्बिटल में। L की अगर 1 वैल्यू हो तो लाजमी है कि वो बोले कि P ऑर्बिटल में है, यानी डम्बेल शेप के ऑर्बिटल में। L की वैल्यू अगर 2 हो तो इसका मतलब है D ऑर्बिटल में, यानी डबल डम्बेल शेप वाले ऑर्बिटल में। और L अगर 3 है, मैक्सिमम L की वैल्यू 3, तो वो F ऑर्बिटल में, यानी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड शेप वाले ऑर्बिटल में। क्लियर हो रही है बातें? वेरी गुड। अब किसी ऑर्बिटल में तादाद निकालना, फॉर्मूला। अब ज़रा खेलिएगा मेरा सही से। L को 0 रखें तसव्वुर में, तो 2 × 0 + 1 से कितना हुआ बेटा? 1। तो 2 0 0 + 1 1। अब अगर 1 रख दूं L की जगह तो 2 × 1 + 1 3, और फिर 2 × 2 + 1 5, और 2 × 3 + 1 7। सही है? ये ऑर्बिटल्स हैं ऑर्बिट के अंदर, यानी उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, नहीं समझे? यानी मेन ऑर्बिट है के के अंदर ऑर्बिटल, फिर L है, L के अंदर ऑर्बिटल, ये उसकी तादाद आ रही है। समझ रहे हैं? और फिर आगे फॉर्मूला लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने आ सकते हैं, यानी S ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल में, D में, और वो जो लिखा था 2 8 18 32 K एलिमेंट में कितने आ सकते हैं, यानी मंजिलों में। क्लियर रखिएगा, मिक्स नहीं कीजिएगा भाई, क्योंकि भूल भुलैया थोड़े टॉपिक हैं। अब L को 0 रखें तो 0 + 1 कितना होता है? 1, 2 1 = 2। इससे ये पता चला S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे 1 रखें तो 2 1 = 2 + 1 3, 3 2 = 6। इसका मतलब P में 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। फिर 2 2 = 4 + 1 5, 2 = 10, D में 10 आ सकते हैं। L को 3 रखें, 3 2 = 6 + 1 7, 7 2 = 14, यानी F में 14 आ सकते हैं। कुछ समझे बात? कहानी नहीं समझी? देखिए K शेल में सिर्फ S ऑर्बिटल है, ठीक है? उस S में 2, K में 2। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब L ऑर्बिट सेकंड है लेकिन उसके अंदर ऑर्बिटल 2 हो गए, S और P। तो अब देखें 6 + 2 8। खेलें आप खुद ही। L शेल के बाद M शेल, M शेल में कितने थे? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब
एल में थर्ड में एस पी डी 3 हो गए, 10 + 6 + 2 कितने 18। खेलना समझ आया। और इसी तरह अगला खुद देखें 32 आ जाएगा जब एफ को भी प्लस करेंगे। मज़ेदार टॉपिक है, तो समझ के देखें। आप सिर्फ तस्वीर खींची होगी तो ये कौन बोल रहा होगा भाई, तस्वीर तो नहीं बोलेगी, सर की बात सुन लें। तो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हो गया, जो थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव था क्योंकि इसमें एसपीडीएफ की तफसील आ गई कि एसपीडीएफ ऑर्बिटल और उसके अंदर उनके इलेक्ट्रॉन्स और एल की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 3 तक। अब छोटे छोटे क्वांटम नंबर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नाम से ही जाहिर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सही है। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को यानी कि किसी एटम को अगर मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाएं, यानी यूँ समझ लें कि ये मैग्नेट है, अगर मैं एटम को इसकी विसिनिटी में लाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन जो होती है वो अफेक्ट होती है, यानी उसका जो डायरेक्शनल मोशन होता है वो असर करता है, जिसको आप कह सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट। टॉर्क सुना होगा, टॉर्क घुमाता है चीज़ को फिजिक्स में। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई चीज़ अपने ख़ास डायरेक्शन में घूमने लग जाए, चाहे इस रुख पे चाहे इस रुख पे, यानी काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, यानी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को बयान करने वाला या ओरिएंटेशन को बयान करने वाला जो क्वांटम नंबर होता है वो होता है मैग्नेटिक, सही है। अब ये क्या करता है भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है डिफरेंट ओरिएंटेशन बताता है कि किसी सब शेल यानी ऑर्बिटल की कितनी ओरिएंटेशंस या कितनी डायरेक्शन है स्पेस में अराउंड द न्यूक्लियस, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में छोड़ें। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ आसान तरीके से। इस फॉर्मूले को याद करें, 2l+1 कर लिया, जो आपने यहाँ से याद किया किया होता ना बेटा, यहाँ से देखें 1357 रिपीट हो गया, 2l+1 1357 आ गया। अब सब शेल हो गए एसपीडीएफ, ये भी रिवाइज हो गया। अब इसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का तरीका, तीसरे कॉलम को देखें, मैग्नेटिक क्वांटम निकालने का तरीका है, यानी इसकी एक ही ओरिएंटेशन या एक ही डायरेक्शन होगी, इसकी किसकी, एस ऑर्बिटल की, क्योंकि सर्किल जो होता है, स्फीयर जो होता है, उसकी कोई एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बनता। यानी अगर मैं आपके सामने एक बॉल रख दूं तो कहोगे आप कि ये हर तरफ से एक जैसा है, यानी कि हैविंग ओनली वन डायरेक्शन या वन ओरिएंटेशन। लेकिन इसके साथ बरक्स में अगर आपके सामने ये पी ऑर्बिटल रख दूं तो आप 3 तरह से बना सकते हो उसको। जैसे पी ऑर्बिटल की 3 ओरिएंटेशन कैसे हुई, ऐसा बना दूं 1 हो गई, ऐसा बना दूं 2 हो गई, और फिर ऐसा बना दूं 3 हो गई। यानी अगर ये पी एक्स है तो ये पी वाई है, तो ये पी जेड है, यानी एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग 3 डायमेंशंस और 3 ओरिएंटेशंस, समझ गए। तो ये देखें 3 ओरिएंटेशन आ गई, यानी 3 डायमेंशनल पी ऑर्बिटल की हो गई, पी एक्स पी वाई पी जेड, यानी 3 ओरिएंटेशंस। अब डी की इसी तरह जो है 5 हो जाती हैं, एफ की 7 हो जाती हैं। अब डी की 5 कैसे हो जाएंगी भाई, डी की हो जाएगी इस तरह, एक्स वाई 1, वाई जेड 2, जेड एक्स 3, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 4 और जेड स्क्वायर 5 हो गई 5 ओरिएंटेशन। एफ कॉम्प्लिकेटेड है, उस पर अभी रिसर्च जारी है, तो उसकी ओरिएंटेशन इस तरह मैं आपको लिख नहीं सकता, लेकिन जब भी वो नाम तय होंगे वो 7 ही होंगे। अब इसके नंबर्स कैसे, क्योंकि तो क्वांटम नंबर्स हैं। अब देखें 1 जो होगा -l to +l, -l से +l तक जाएं 0 से होते हुए, उड़ के नहीं जाएंगे। तो अब पहले ही पहला इसका जो सेंटर बनेगा वो 0 बन जाएगा, सही है। ज़्यादा सही इसकी वैल्यू 0 है, 1 याद करें ना करें 0 हो गई इसकी एक वैल्यू, ठीक है। अब खेलें खुद ही मेरे साथ 3। अब पी ऑर्बिटल का l क्या था भाई, भूल गए अभी क्या, अभी पी ऑर्बिटल का l था 1, ठीक है। यानी अब -1 से +1 तक जाएं 0 से होते हुए, तो -1 0 +1। अब खुद ही जो है बोले डी ऑर्बिटल का कितना था l, बोले 2, तो -l से +l तक जाएं 0 से होते हुए, -2 -1 0 +1 +2। f का l क्या था, f ऑर्बिटल का 3, तो -3 से +3 तक जाएं 0 से होते हुए, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, वहाँ देखें यही लिखा हुआ है।
गेम है, खेलेंगे तो जीतेंगे भाई। ये देखें और इसकी काउंटिंग करें, 0 1 है, 1 ओरिएंटेशन, -1 0 +1 3 है, 1 2 3 3 ओरिएंटेशन, -2 -1 0 +1 2 5 है, 5 ओरिएंटेशन, -3 से +3 तक काउंट करें 7 है, 7 ओरिएंटेशन। मज़ेदार। तो ये MCQs भी चल रही है, न्यूमेरिकल स्टाइल आइडिया टॉपिक भी चल रहा है। आखिरी है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अगर आप में से कोई क्रिकेट खेलता हो या देखता हो, स्पिन दो ही तरह से हो सकती है, ये या ये, ऑफ ब्रेक करें या इन ब्रेक करें, यानी गुगली करें या ऑफ स्पिन करें, यूं यूं। तो अब इलेक्ट्रॉन भी या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है अपने ऑर्बिटल में या एंटी क्लॉकवाइज, टेढ़ा तिरछा नहीं जा सकता, क्लॉक और एंटी क्लॉक। तो अब दो ही तरह की स्पिन है अगर, और पूरा एक जो चक्कर होता है वो 1 रेवोल्यूशन होता है, तो समझेंगे आधा स्पिन क्लॉक तो आधा काउंटर क्लॉक, यानी हाफ स्पिन क्लॉकवाइज हाफ स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो -½ या +½ डायरेक्शन को बयान करने के लिए। क्लॉकवाइज है तो -½ एंटी क्लॉकवाइज है तो +½ यानी S जो स्पिन क्वांटम नंबर, इसकी दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, -½ या +½ डिपेंडिंग वेदर इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये तो बिल्कुल ही बच्चा है क्वांटम नंबर। इन 3 में मेहनत थी, ज़रा टाइम लग गया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखें इसमें मैंने 3 चीज़ें कवर की हैं। अगर आप लोग मेरे साथ हैं, क्वांटम नंबर खुद कवर हो गया, ये माशाल्लाह टॉपिक है, सेक्शन बी में आ सकता है कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच क्वांटम नंबर। तो ये पूरा टॉपिक है, ठीक है, 4 मार्क्स का सेक्शन बी का इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसी के अंदर ऑर्बिट्स ऑर्बिटल्स का डिफरेंस भी कवर हो गया, क्योंकि ऑर्बिट ऑर्बिटल को बयान कर रहा है प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो देखें डिफरेंस का क्वेश्चन भी जो केमिस्ट्री में एक ज़रूर आता है वो भी कवर हो रहा है। और नंबर 3 MCQs कि किस ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, किस ऑर्बिटल की शेप क्या है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल ये खुद टॉपिक है। डम्बेल, डबल डम्बेल, ये जो लोब्स हैं इसकी PX PY PZ, समझ रहे हैं। तो ये देखें, फ़ायदा उठा लें भाई। अब ये जो 4 टॉपिक हैं, ये आप लोग जाके मेरा वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेड ईजी कर एक वीडियो बनाई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना, उससे थ्योरी के क्वेश्चन भी कवर होते हैं। अब ये थ्योरी का जो टॉपिक है उसके लिए ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप वो वाला लेक्चर देख लें, उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के उसूल आ जाएंगे। और ये आज का लेक्चर देख रहे हैं तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मेथड कितने हैं, टोटल रूल्स कितने हैं, वो मिल जाएगा। सही यहाँ तक। अब ख्याल है ये सेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलीज अलग से भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंट सवाल। N+L हुंड्स ऑफबू सबसे कम इंपॉर्टेंट है। ये 3 हर वक्त आता रहता है, कभी अगर आप 10 ईयर 20 ईयर पेपर देखेंगे। बुक नई आई है, लेकिन पुरानी बुक में भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था, जो केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में एक उसूल के तहत फिल होना, ऑक्यूपाई करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहलाता है। यानी मेथड ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स इन अ सर्टेन ऑर्डर और बाय रूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब कितने लोगों ने इस पर बयान किया है काम? पॉलीज ने किया है। पॉली ये कहता है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ, कि किसी चीज़ को खारिज अज इम्कान करार देना कि ये मुमकिन ही नहीं है। यानी एक तरह का ऐसा फतवा है कि क़यामत तक इससे आगे नहीं बढ़ सकते आप, और ये बिल्कुल पक्का है। इसमें मैं भी बहुत रिसर्च कर चुका हूँ, आप भी कीजिएगा, जो मैं अभी पढ़ा दूंगा जाके गौर कीजिएगा कि वाकई इसने बिल्कुल सही बोला है। ये एक्सक्लूड करता है एक उसूल को कि वो हो ही नहीं सकता, और वाकई वो इम्पॉसिबिलिटी है, वो हो ही नहीं सकता। वो ये कहता है कि किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके चारों क्वांटम नंबर के सेट सेम, सिमिलर, अलाइक नहीं हो सकते। नेवर। नहीं समझे? जैसे हीलियम की मिसाल लें
जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एटम पे आप ये पॉलीज एक्सक्लूजन को चेक कर सकते हैं जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उसने बोल दिया है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे नहीं लगेगा ये पॉलीज, क्योंकि हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। सही यहाँ तक। अब हीलियम के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, दूसरा 1s में जाएगा, क्योंकि k शेल में पहले s ऑर्बिटल भरेगा, तो s का पहला इलेक्ट्रॉन, s का ही दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब ये भर जाता है तो फिर p भरना, सेकंड शेल यानी l शेल भरना शुरू होता है। वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, तब जाके ये दोनों टॉपिक मिलेंगे, ये प्लस वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेड ईजियर, तब आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एक एक्यूरेट हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं सर। अभी भी समझ में आएगा क्योंकि मैं तफसील से बोल रहा हूँ, बस वो इलस्ट्रेशन थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे 4-4, 5-5 एग्जाम्पल हैं। अब आपको ये आ गया टॉपिक, तब ये आएगा, क्योंकि देखिए पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का 1 1 हो गया, क्योंकि ये जो लेफ्ट पे 1 लिखा हुआ है ये हो गया आपका n। ठीक है, कभी 2s लिखा हो तो n हो जाएगा 2, कभी 3s लिखा हो तो n हो जाएगा 3। सही। अब s जो आगे लिखा हुआ है, s का l क्या होता है भाई, 0, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इसका हो गया 0, क्योंकि पहले का भी s में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे का भी s में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है यहाँ तक। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, s ऑर्बिटल की एक ही ओरिएंटेशन है जिसका नंबर है 0, तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, तो दोनों का हो गया 0। अब आई वो बात जिसकी तरफ इशारा करना था मुझे, कि एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट स्पिन रखते हैं। इसको बहुत सही से लिखें, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, दूसरा उसके पीछे नहीं दौड़ रहा होगा पकड़ने के लिए उसको, क्योंकि दोनों पे माइनस चार्ज है, इस तरह चलेंगे वो अपोजिट स्पिन, यानी कि ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। समझ रहे हैं ये इशारा मेरा? इलेक्ट्रॉन की स्पिन दिखा रहा हूँ, ये एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, वरना एक दूसरे को चेज करने लग गए तो इसका मतलब है कि दोनों प्लस माइनस हैं और इलेक्ट्रॉन दोनों माइनस हैं। समझे? अब यहाँ पे आपको समझना है कि कैसे ये प्रूव हो गया पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऐसे प्रूव हो गया बेटा कि उसने कहा था इन एन एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम, यानी मैक्सिमम 3 तो सेम हो सकते हैं, चारों के चारों सेम नहीं हो सकते। ये पॉइंट समझे आप? 3 सेम हो सकते हैं क्वांटम नंबर, चारों सेम नहीं हो सकते, यानी मैक्सिमम ऑफ 3 quantum numbers can be same, but 4th will also always be different, will always be different। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप माशाल्लाह मेरी बात समझ रहे हो, तो आप हीलियम के बाद एक एटम होता है लिथियम, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप लिथियम के तीनों इलेक्ट्रॉन का ये चारों क्वांटम नंबर का सेट बनाएं और मुझे कमेंट या अपने फीडबैक दें। बल्कि उसका एक तरीका बताता हूँ, ये ज्वाइन कर लें आप JJC का स्टडी ग्रुप, इसमें 1-1, 2-2 महीने पे डिस्कशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी आएंगे लाइव जूम पे या गूगल क्लाउड मीटिंग पर। उससे ये होगा कि इस तरह का कोई मैं टास्क दे दूँ, कोई उस पर मैं आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कोई इस तरह का टेस्ट या सैम्पल क्वेश्चन भेज दूं, आप इसको करके सॉल्व करके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, हो गया नहीं हो गया। गौर कीजिएगा इस बात पे, काफ़ी सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर फीस किस बात की है और ज्वाइन कैसे करें, क्यों करें। तो भाई नोट्स आपको, जैसे अब ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको JJC के नोट्स मिल जाएंगे पूरा PDF, आगे आपको इम्पोर्टेंट्स, टेस्ट पेपर्स, MCQs, हर सब्जेक्ट उर्दू इंग्लिश इस्लामियत के साथ, आगे गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग। सितंबर का महीना लग गया बेटा, गौर करके जल्दी से फैसला करें, क्योंकि जितना देर करेंगे उसमें आपको हेक्टिक हो जाएगा, कंजेशन हो जाएगी आगे, क्योंकि ये स्टफ फिर एक साथ भेज दूंगा इतना सारा कि आपने 1 महीना लेट ज्वाइन किया है तो आप परेशान हो जाओगे, इतना कुछ एक साथ भेज दिया। अभी ग्रेजुअली स्टेडली चीज़ें जाएंगी, फैसला कर लें। 1 टाइम पेमेंट है पूरे सेशन की, ईजी पैसा अकाउंट, यही अकाउंट नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। दोस्तों से भी शेयर कर लें, मर्जी है। जैसे अभी मैंने ये बोला कि लिथियम पे गौर करें, बेरिलियम पे गौर करें, कार्बन तक आप ट्राई कर सकते हैं। अब जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड ऑर्बिट में तो 2s1 हो जाएगा, तो अब देखिए इसका n बदला,
यानी आप खेलेंगे तो आपको पता चलेगा 4 में से चारों सेम कभी नहीं होंगे, 2 सेम हो, 2 डिफरेंट हो, 3 डिफरेंट हो, चारों डिफरेंट हो सकते हैं, चारों सेम नहीं हो सकते। ये एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी। सही है। इसके अलावा एक चीज़ और उसने बोली है, लेकिन वो यहाँ नज़र नहीं आ रही होगी, कि किसी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। नो ऑर्बिटल कैन हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको बड़ा समझें तरीके से। क्या मतलब? जैसे अभी मैंने कहा ना, ये px py pz होता है, बताया था ना, px py pz ये बना हुआ है, px py pz। अब जो हमने अभी याद कर लिया था कि p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अकोमोडेशन कैपेसिटी, एक ही कमरे में 6 नहीं आएंगे, लड़ाई होगी। px py pz 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। डी जनरेटेड का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल स्पेस में स्प्लिट होकर डी जनरेट होकर अपने टुकड़े बना देता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो अब देखिए, पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी वाई में 2 होंगे, पी जेड में 2 होंगे, इस तरह 6 होंगे। अब ये भी पॉलीज की जो है बात है कि 2 से ज़्यादा, यानी कि एक में 3 आ गए तो भी मसला हो जाएगा, क्योंकि 3 एक में आ गए तो 2 की स्पिन एक जैसी हो जाएगी। कान यूँ पकड़े हैं, यूँ पकड़े हैं, ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझनी है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे और किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, 3 नहीं। अब ये जो हम बोलते हैं कि डी में 10 आ सकते हैं, तो देखें डी में 5 ओरिएंटेशन है, हर में 2 2 2 2 2 2 2, इस तरह 10, एक ही कमरे में 10 नहीं, उसके अंदर सब डिवीजन पार्टीशन होते हैं, उसको कहते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल। डी जनरेटेड, ये जो पी एक्स लिखा, पी वाई लिखा, पी जेड लिखा, ये वाई पी के डी जनरेटेड हैं। जैसे जो डी एक्स डी वाई लिखा, ये सब लिखा, ये डी के डी जनरेटेड हैं। एफ के नाम आए नहीं है, लेकिन जब आएंगे वो भी डी जनरेटेड होंगे, 7 ऑर्बिटल्स। समझे? मज़ेदार टॉपिक है। देख लें, लेक्चर मेरा बड़ा होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, पूरे कंप्लीट। ऑफबू प्रिंसिपल, ऑफबू प्रिंसिपल, ऑफबू इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, जर्मन है, लग रहा हो किसी केमिस्ट का नाम है, किसी साइंसदान का। ऑफबू के मतलब होते हैं बिल्डिंग अप। ये बोलता है, अच्छा ये तो बिल्कुल प्योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाके वीडियो देख लें, उसमें मैंने बाकायदा समझाया कि 1s पहले भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है तरतीब में भरते हैं जिनकी एनर्जी कम हो। ये यानी इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, यानी सबसे कम एनर्जी लेवल किसकी है? 1s की। तो 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जैसे अभी हीलियम में भी दिखाया। दूसरा 1s 2 में चला गया, यानी s को पूरा भर दिया। फिर 2s का कमरा खुलेगा, 2s1 2s2, इस तरह जाके वो लेक्चर भी देख लें। यहाँ पे मुख्तसर बता दिया कि ऑफबू मीन्स बिल्डिंग अप, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को तरतीब में। n+l विस वेसर रूल, n+l, n ये वाला और l ये वाला। अब n और l को प्लस करते जाएंगे तो ये रूल ये कहता है कि जिस ऑर्बिटल का n+l स्मॉलर होगा ना, यानी n+l का जवाब जिसका छोटा आएगा वो ऑर्बिटल पहले भरेगा। नहीं समझे? इसका ये मतलब कि जैसे मुझसे कोई पूछ ले कि बेटा बताओ, बेटा मैं अपने आप को स्टूडेंट बना के पेश कर रहा हूँ, आप हंस रहे हैं, कि 4s 3s और 3p, इन तीनों में कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा? ऑफबू तो आसान है, n+l करके देखना पड़ता है। अब जैसे 4s में निकालें, n 4 हो गया, l 0 हो गया, तो n+l क्या हो गया बेटा? 4 + 0 से 4। और ये कैसा है 4 और 0? आपने सारा भुला दिया। n जो है 1 2 3 4 है, अभी बताया था कि जो लेफ्ट पे गिनती लिखी होती है ऑर्बिटल के वो होती है n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 4s में 4 लिखा हुआ है, तो 4 हो गया इसका n। और s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का l याद करवाया था कि l 0 होता है s का, l 1 होता है p का। थोड़ा लेक्चर में अटेंटिव रहें बेटा। तो अब देखें 0, अब 3p का जैसे निकालना है मुझे, तो n हो गया 3 और l हो गया 1। अब इसका भी इत्तेफाक से आ गया 4। अब ये रूल बताएगा कि दोनों अगर एक जैसे आ जाएं तो क्या करेंगे। इस तरह बीच वाला जो 3s है उसका n हो गया 3
और L हो गया 0, तो N प्लस आ गया इसका 3। अब ये तो सबसे पहले भरना चाहिए क्योंकि 3 सबसे छोटा होता है 4 में। अब 4 में अक्कड़ बक्कड़ कैसे करें बेटा? तो अब रूल ये कहता है कि अगर दो ऑर्बिटल्स के n प्लस एल एक जैसे आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो जिसका लोअर n होगा ना, जिसका n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा, वो पहले भरेगा। अब गौर करें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि n प्लस एल भी इक्वल आ जाए और n भी बराबर हो, ये इम्पॉसिबिलिटी है। ये देखें, इसका n 4 आ रहा है और इसका n 3 आ रहा है। किसका छोटा n? उस वाले का। इसका दूसरे नंबर पे 3p भरेगा और तीसरे नंबर पे 4s भरेगा। मज़ेदार सवाल है, ये इम्तिहान में आ सकता है। तरतीब सवाल ये होगा कि अरेंज द ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, कि इस ऑर्बिटल्स की तरतीब सही करें n प्लस एल रूल के मुताबिक। तो आप करेंगे क्या? जो ऑर्बिटल दिए होंगे उसका n प्लस एल निकालते जाएंगे जल्दी जल्दी। जो लेफ्ट पे गिनती है वो n हो जाएगा और SPDF का याद कर लें l 0 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, प्लस करते जाएं। जिसका सबसे छोटा n प्लस एल आ जाएगा वो फर्स्ट नंबर पे फिल होगा, जिसका उससे बड़ा होगा उसके बाद फिल होगा। लेकिन अगर समहाउ दो n प्लस एल सेम आ जाएं तो जिसका लोअर n होगा वो फिल पहले होगा, क्योंकि 3 छोटा है 4 से। तो इसलिए देखें, इस वाले 3p की फिलिंग पहले होगी और 4s वाले की बाद में होगी, क्योंकि उसका n 3 पिछले वाला जो 4s लिखा हुआ है उसके 4 से छोटा है। क्लियर हो गया? जैसे कभी 4 ऑर्बिटल दे दे, 5 दे दे सवाल को बड़ा करने के लिए, तो आप n प्लस एल निकालेंगे, देखेंगे कि किसका n प्लस एल छोटा है और उसके बाद, मज़ेदार है ना। आखिरी हुंड्स रूल है, ये एक शख्स था उसने बयान किया था, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा को और मल्टीप्लिसिटी कहते हैं मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई मतलब पेयर, यहाँ पे मल्टीप्लाई से मुराद है पेयर बनना, क्योंकि एक और एक मिल जाएंगे तो मल्टीप्लाई पेयर हो जाएगा। हाँ ज़रूर, ये ज़रा इंटरेस्टिंग है और मुश्किल भी लगे हो सकता है। इस पे एंड होगा लेक्चर आज का और चैप्टर भी। इसने ये कहा था कि अगर डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों, यानी P और D, इससे ये पता चला कि हुंड्स वहाँ पे नहीं काम आता जहाँ पे S ऑर्बिटल हो, क्योंकि S ऑर्बिटल वाहिद ऐसा ऑर्बिटल है जो डी जनरेटेड नहीं है, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन 1 है, P की 3 है, D की 5 है, तो इसकी ओरिएंटेशन होने की वजह से डी जनरेशन हो गई, यानी PX PY PZ डी जनरेशन है। सही है? यहाँ तक समझ में आया? अब ये कहेगा क्या? ये कहेगा कि जैसे मिसाल देता हूँ मैं आपको नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है। अब ज़रा मैं इसकी कर रहा हूँ हुंड्स रूल से फिलिंग। पहले तो 1s में 2 आ गए। अच्छा, ये जो एरो होंगे ये स्पिन को दिखाएंगे कि एक ही ऑर्बिटल में हमेशा अपोजिट स्पिन से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अभी जो बताया था चेज नहीं करेंगे, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे 2 आ जाएंगे फिर 2s में। कितने हो गए बेटा? 4 हो गए, 2 + 2 4। अब इसके आगे P का कमरा खुलेगा, ध्यान रखें, 2s के बाद 2 भी भरता है। अब ख्याल रहे P के अंदर 3 पर्दे पड़े हुए हैं, PX का, PY का और PZ का। अब यहाँ पे हुंड्स समझ लें, अगर ये समझ आ गया तो लेक्चर ख़त्म। कि अगर एक जैसे ऑर्बिटल एनर्जी के अवेलेबल होंगे डी जनरेटेड, क्योंकि PX PY PZ की एनर्जी इक्वल होगी, क्योंकि एक ही P के 3 निकले तो तीनों इक्विवेलेंट एनर्जी के होंगे। ये नहीं होगा PX की ज़्यादा हो, PY की कम हो, PZ की ज़्यादा हो, सब इक्वल होंगे PX PY PZ एनर्जी वाइज। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन में से 4 फिल हो चुके हैं, कितने बचे हैं? 3। अब इन तीनों के अंदर एक एक जाएगा पहले। ये है हुंड्स रूल। अगर आपने इसके बदले ये करा कि आपने इसके अंदर पेयर बना दिया कि 6 हो गए और फिर ये एक साथ, ये गलत हो जाएगा। हुंड्स ने ये कहा था, उसने कहा था कि पेयरिंग स्टार्ट होगी वंस ऑल द सिंगल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, ओनली देन पेयरिंग कमेंसेस, यानी मल्टीप्लिसिटी कम्स इनटू प्ले, जो नाम है इस रूल का। यानी अब फर्ज करें कि यहाँ पे ऑक्सीजन ले आऊँ मैं 8 वाला, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी कि अब 8वें वाले में यहाँ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन और। समझे पॉइंट? अब फर्ज करें फ्लोरीन ले आता हूँ मैं आपके सामने 9 वाला, अब इस वाले की पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी 9। समझ रहे हैं? 2 2 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद अगर आ जाएगा नियॉन 10 वाला, अब आखिरी वाला भी पेयर बना लेगा 2। गेम समझ में आई?
यानी अगर एक जैसे डी जनरेटेड ऑर्बिटल लाइक पी एक्स पी वाई पी जेड अवेलेबल टू और electrons are filled in them one by one. Once they occupy them singly alone, then only pairing start. और pairing start के बाद spin हमेशा अपोजिट होगी, लेकिन जब सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे तो पैरेलल स्पिन होगी। यानी देखें तीनों के एरो ऊपर हैं, ये भी अगर आपने किया तो गलत हो जाएगा कि एक बॉक्स में आपने ये बना दिया और दूसरे बॉक्स में ये बना दिया। पैरेलल स्पिन रहेगी, यानी इस पर्दे के पीछे वाला अगर काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा भी तीसरा भी, समझे। फिर भी शक हो तो कमेंट्स कीजिएगा, कुछ रिवाइज कीजिएगा, वो ज्वाइन कर लें तो उसमें मसले मसाइल भी हल होने की क्लासें लगा करेंगी। अपना और वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा और नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।